19 मार्च 2021 की रात 10 बजे शीला देवी अपने देवर आनंद प्रजापति के साथ जनता नगर चौकी पहुंची। उस समय इंचार्ज A.K. सिंह चौकी पर मौजूद थे। उन्होंने शीला देवी को बदहवास देखा तो पूछा, क्या बात है, तुम घबराई हुई क्यों हो? कोई गंभीर बात है क्या? हाँ सर, हमें किसी अनहोनी की आशंका है। कैसी अनहोनी? साफ साफ पूरी बात बताओ। सर, दरअसल बात यह है कि रात 8 बजे मेरा बेटा शैलेश, उसका दोस्त अर्श गुप्ता व विनय घर पर नीचे कमरे में शराब पी रहे थे। कुछ देर बाद कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आईं। फिर वे लोग बाइक से कहीं चले गए। उनके जाने के बाद मैं कमरे में गई तो वहां खून से सनी चादर देखी। अनहोनी की आशंका से मैं घबरा गई। मैंने इसकी जानकारी पड़ोस में रहने वाले अपने देवर आनंद को दी। फिर उनके साथ सूचना देने आपके पास आ गई। आप मेरी मदद करें। शीला देवी की बात सुनकर A.K. सिंह को लगा कि जरूर कोई अनहोनी घटना घटित हुई है। उन्होंने यह सूचना बर्रा थाना प्रभारी हरमीत सिंह को दी। फिर 2 सिपाहियों के साथ शीला देवी के बर्रा स्थित मकान पर पहुंच गए। उनके पहुंचने के चंद मिनट बाद ही थाना प्रभारी हरमीत सिंह भी आ गए। हरमीत सिंह ने A.K. सिंह के साथ कमरे का निरीक्षण किया तो सन्न रह गए। कमरे के फर्श पर खून पड़ा था और पलंग पर बिछी चादर खून से तरबतर थी। कमरे का सामान भी अस्त व्यस्त था। खून की बूंदें कमरे के बाहर गली तक टपकती गई थीं। निरीक्षण के बाद हरमीत सिंह ने अनुमान लगाया कि कमरे के अंदर कत्ल जैसी वारदात हुई है या फिर गंभीर रूप से कोई घायल हुआ है। शैलेश और उसका दोस्त या तो लाश को ठिकाने लगाने गए हैं या फिर अस्पताल गए हैं। कहीं भी गए हों, वे लौटकर घर जरूर आएंगे। अतः उन्होंने घर के आसपास पुलिस का पहरा लगा दिया तथा खुद भी निगरानी में लग गए। रात लगभग 1:30 बजे शैलेश और उसका दोस्त अर्श गुप्ता वापस घर आए तो पुलिस ने उन्हें दबोच लिया और थाना बर्रा ले आए। दोनों के हाथ और कपड़ों पर खून लगा था। इंस्पेक्टर हरमीत सिंह ने पूछा, तुम दोनों ने किसका कत्ल किया है और लाश कहाँ है? शैलेश कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, साहब, मैंने अपने बचपन के दोस्त विनय प्रभाकर का कत्ल किया है। वह बर्रा के मनोहर नगर में राम जानकी मंदिर के पास रहता था। उसकी लाश को मैंने अर्श की मदद से रिंद नदी में फेंक दिया है। पेट्रोल खत्म हो जाने की वजह से हमने विनय की मोटरसाइकिल खाड़ेपुर फतेहपुर मोड़ पर खड़ा कर दी और वापस लौट आए। तुमने अपने दोस्त का कत्ल क्यों किया? थाना प्रभारी हरमीत सिंह ने शैलेश से पूछा। इस सवाल पर शैलेश काफी देर तक हरमीत सिंह को गुमराह करता रहा। पहले वह बोला, साहब, नशे में गलती हो गई, हमने उसका कत्ल कर दिया। फिर बताया कि उसके मोबाइल फोन में उसकी महिला मित्र की कुछ आपत्तिजनक फोटो थीं। उन फोटो को विनय ने धोखे से अपने मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लिया था। वह उन फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए हमने उसे मार डाला। लेकिन थाना प्रभारी हरमीत सिंह को उसकी इन दोनों बातों पर यकीन नहीं हुआ। सच्चाई उगलवाने के लिए उन्होंने सख्ती की तो दोनों टूट गए। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने के लिए विनय की हत्या की योजना बनाई थी। कुछ माह पहले संजीत हत्याकांड की तरह शव को ठिकाने लगाने के बाद उसी के मोबाइल फोन से उसके घर वालों को फोन कर फिरौती मांगने की योजना थी। उसने दौलत की चाहत में दोस्त की हत्या की थी, लेकिन फिरौती मांगने के पहले ही वे पकड़े गए। शैलेश वर्ष की जामा तलाशी में उनके पास से 3 मोबाइल फोन मिले, जिसमें एक मृतक विनय का था तथा बाकी 2 शैलेश वर्ष के थे। उनके पास एक पर्स भी बरामद हुआ, जिसमें मृतक का फोटो, आधार कार्ड तथा कुछ रुपए थे। बरामद पर्स मृतक विनय प्रभाकर का था। शैलेश वर्ष गुप्ता की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल बांका तथा लाश ठिकाने लगाने में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद कर ली। बांका उसने अपने कमरे में छिपा दिया था और पेट्रोल खत्म होने से उसने मोटरसाइकिल खाड़ेपुर मोड़ पर खड़ी कर दी थी। फिरौती और हत्या के इस मामले में थाना प्रभारी हरमीत सिंह कोई कोताही नहीं बरतना चाहते थे, क्योंकि इसके पहले संजीत अपहरण कांड में बर्रा पुलिस गच्चा खा चुकी थी। अपहर्ताओं ने फिरौती की रकम भी ले ली थी और उसकी हत्या भी कर दी थी। इस मामले में लापरवाही बरतने में एसपी, डीएसपी सहित 5 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी। सूचना पाकर रात 3 बजे एसपी साउथ दीपक भूकर तथा डीएसपी विकास पांडे थाना बर्रा पहुंच गए। उन्होंने घटना के संबंध में गिरफ्तार किए गए शैलेश व अर्श गुप्ता से विस्तार से पूछताछ की। फिर दोनों को साथ लेकर रिंद नदी के पुल पर पहुंचे। इसके बाद कातिलों की निशानदेही पर नदी किनारे पड़ा विनय प्रभाकर का शव बरामद कर लिया। विनय की हत्या बड़ी निर्दयतापूर्वक की गई थी। उसका गला धारदार हथियार से काटा गया था, जिससे सांस की नली कट गई थी
और उसकी मौत हो गई थी। मृतक विनय की उम्र 26 वर्ष के आसपास थी और उसका शरीर हृष्ट-पुष्ट था। 20 मार्च की सुबह 5 बजे बर्रा थाने के 2 सिपाही मृतक विनय के घर पहुंचे और उसकी हत्या की खबर घर वालों को दी। खबर पाते ही घर व मोहल्ले में सनसनी फैल गई। घर वाले रिंद नदी के पुल पर पहुंचे। वहां विनय का शव देखकर मां विमला तथा बहन रीता बिलख पड़ी। पिता रामोवतार प्रभाकर तथा भाई पवन की आंखों से भी अश्रुधारा बह निकली। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें धैर्य बंधाया। पवन ने एसपी दीपक भूकर को बताया, कल शाम 7:30 बजे किसी का फोन आने पर उसका भाई विनय यह कहकर अपनी पल्सर मोटरसाइकिल से घर से निकला था कि अपने दोस्त से मिलने जा रहा है। उसके बाद वह घर नहीं लौटा। रात भर हम लोग उसके घर वापस आने का इंतजार करते रहे। उसका फोन भी बंद था। सुबह 2 सिपाही घर आए। उन्होंने विनय की हत्या की सूचना दी। तब हम लोग यहाँ आए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि विनय की हत्या किसने और क्यों की। तुम्हारे भाई की हत्या किसी और ने नहीं, उसके बचपन के दोस्त शैलेश प्रजापति व उसके साथी अर्श गुप्ता ने की है। वह तुम लोगों से फिरौती के 10 लाख रुपए वसूलना चाहते थे, लेकिन शैलेश की मां ने ही उसका भांडा फोड़ दिया और दोनों पकड़े गए। यह जानकारी पाकर पवन व उसके घर वाले अवाक रह गए, क्योंकि वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि शैलेश ऐसा विश्वासघात कर सकता है। निरीक्षण व पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों ने शव को पोस्टमार्टम हाउस हैलट अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद वह शैलेश के उस कमरे में पहुंचे जहां विनय का कत्ल किया गया था। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुलवा लिया। पुलिस अधिकारियों ने जहां घटनास्थल का निरीक्षण किया, वहीं फोरेंसिक टीम ने भी बेंजाडीन टेस्ट कर साक्ष्य जुटाए। चूंकि आरोपियों ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था और आला कत्ल बांका भी बरामद करा दिया था, अतः थाना प्रभारी हरमीत सिंह ने मृतक के भाई पवन को वादी बनाकर भादंवी की धारा 302 तथा एससी एसटी एक्ट के तहत शैलेश प्रजापति तथा अर्श गुप्ता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। उन्हें न्याय सम्मत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में दौलत की चाहत में दोस्त की हत्या की सनसनीखेज घटना का खुलासा हुआ। कानपुर शहर का एक बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है बर्रा। इस क्षेत्र के बड़ा होने से इसे कई भागों में बांटा गया है। रामोवतार प्रभाकर अपने परिवार के साथ इसी बर्रा क्षेत्र के भाग 2 में मनोहर नगर में जानकी मंदिर के पास रहते थे। उनके परिवार में पत्नी विमला के अलावा 2 बेटे पवन कुमार, विनय कुमार तथा बेटी रीता कुमारी थी। रामोवतार प्रभाकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे, किंतु अब रिटायर हो चुके थे। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। फैक्ट्री में रामोवतार प्रभाकर के साथ सोमनाथ प्रजापति काम करते थे। सोमनाथ भी बर्रा भाग 8 में रहते थे। उनके परिवार में पत्नी शीला देवी के अलावा एकलौता बेटा शैलेश था। सोमनाथ भी रिटायर हो चुके थे। सोमनाथ बीमार रहते थे। उन्हें सुनाई भी कम देता था और दिखाई भी। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। रामोवतार और सोमनाथ इसके पहले अरमापुर स्थित फैक्ट्री की कॉलोनी में रहते थे। 3 साल पहले दोनों ने बर्रा क्षेत्र में जमीन खरीद ली थी और अपने अपने मकान बनाकर रहने लगे थे। मकान बदलने के बावजूद दोनों की दोस्ती में कमी नहीं आई थी। दोनों परिवार के लोगों का एक दूसरे के घर आना जाना था। रामोवतार का बेटा विनय और सोमनाथ का बेटा शैलेश बचपन के दोस्त थे। दोनों एक दूसरे के घर आते जाते थे। विनय ने हाई स्कूल पास करने के बाद ITI से मशीनिस्ट का कोर्स किया था। वह नौकरी की तलाश में था, जबकि शैलेश ड्राइवर बन गया था। वह बुकिंग की कार चलाता था। शैलेश का एक अन्य दोस्त अर्श गुप्ता था। वह फर्नीचर कारीगर था और गुजैनी गांव में रहता था। अर्श और शैलेश शराब के शौकीन थे। अक्सर दोनों साथ पीते थे और लंबी लंबी डींग हाँकते थे। उन दोनों ने विनय को भी शराब पीना सिखा दिया था। अब हर रविवार को शैलेश के घर शराब पार्टी होती थी। तीनों बारी बारी से पार्टी का खर्चा उठाते थे। एक शाम खाने पीने के दौरान विनय ने शैलेश वर्ष को बताया कि उसकी बहन रीता की शादी तय हो गई है। 27 अप्रैल को बारात आएगी। शादी में लगभग 10 से 12 लाख रुपया खर्च होगा। पिता व भाई ने रुपयों का इंतजाम कर लिया है। शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। शैलेश वर्ष मामूली कमाने वाले युवक थे। वह शॉर्टकट से लखपति बनना चाहते थे। इसके लिए शैलेश उरई में पान मसाला का कारोबार करना चाहता था। उरई में वह जगह भी देख आया था, लेकिन कारोबार के लिए उसके पास पैसा नहीं था। पैसा कहां से और कैसे आए, इसके लिए शैलेश और अर्श ने सिर से सिर जोड़कर विचार विमर्श किया तो उन्हें विनय याद आया। विनय ने बताया था कि उसके यहाँ बहन की शादी है और घर वालों ने 10 से 12 लाख रुपए का इंतजाम किया है।
दौलत की चाहत में शैलेश व अर्श ने दोस्त के साथ छल करने और फिरौती के रूप में 10 लाख रुपया वसूलने की योजना बनाई। संजीत हत्याकांड दोनों के जहन में था। उसी तर्ज पर उन दोनों ने विनय की हत्या करके उसके घर वालों से फिरौती वसूलने की योजना बनाई। योजना के तहत 19 मार्च 2021 की रात 7:45 बजे शैलेश ने अर्श के मोबाइल से विनय प्रभाकर के मोबाइल पर कॉल की और पार्टी के लिए घर बुलाया। विनय की 5 दिन पहले ही लोहिया फैक्ट्री में नौकरी लगी थी। फैक्ट्री से वह 7:30 बजे घर लौटा था कि 15 मिनट बाद शैलेश का फोन आ गया। पार्टी की बात सुनकर वह शैलेश के घर जाने को राजी हो गया। रात 8 बजे विनय अपनी पल्सर मोटरसाइकिल से बर्रा भाग 8 स्थित शैलेश के घर पहुंच गया। उस समय कमरे में शैलेश व अर्श गुप्ता थे और पार्टी का पूरा इंतजाम था। इसके बाद तीनों ने मिलकर खूब शराब पी। विनय जब नशे में हो गया तो योजना के तहत अर्श व शैलेश ने उसे दबोच लिया और उसकी पिटाई करने लगे। विनय ने जब खुद को जाल में फंसा देखा तो वह भी भिड़ गया। कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। इसी बीच शैलेश ने कमरे में छिपाकर रखा बांका निकाला और विनय की गर्दन पर वार कर दिया। विनय का गला कट गया और वह फर्श पर गिर पड़ा। इसके बाद अर्श ने विनय को दबोचा और शैलेश ने उसकी गर्दन पर 2-3 वार और किए, जिससे विनय की गर्दन आधी से ज्यादा कट गई और उसकी मौत हो गई। हत्या करने के बाद उन दोनों ने शव को तोड़ मरोड़ कर चादर व कंबल में लपेटा और फिर विनय की मोटरसाइकिल पर रखकर रिंद नदी में फेंक आए। वापस लौटते समय उनकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, इसलिए उन्होंने बाइक को खाड़ेपुर मोड़ पर खड़ा कर दिया। फिर पैदल ही घर आ गए। घर पर उनके स्वागत के लिए बर्रा पुलिस खड़ी थी, जिससे वे पकड़े गए। दरअसल शैलेश की मां शीला ने ही कमरे में खून देखकर पुलिस को सूचना दी थी, जिससे पुलिस आ गई थी। 21 मार्च 2021 को थाना बर्रा पुलिस ने आरोपी शैलेश प्रजापति व अर्श गुप्ता को कानपुर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से उन दोनों को जिला जेल भेज दिया गया। आज की दूसरी कहानी लखनऊ के बाराबंकी के सिंह फैमिली की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे जनपद बाराबंकी के थाना सुबेहा क्षेत्र में एक गांव है ताला रुकनुद्दीनपुर। पवन सिंह इसी गांव में रहता था। 14 सितंबर 2020 की शाम पवन सिंह अचानक गायब हो गया। उसके घर वाले परेशान होने लगे कि बिना बताए अचानक कहां चला गया। किसी अनहोनी की आशंका से उनके दिल धड़कने लगे। समय के साथ धड़कनें और बढ़ने लगीं। पवन का कोई पता नहीं चल पा रहा था। पवन की तलाश अगले दिन 15 सितंबर को भी की गई, लेकिन पूरा दिन निकल गया। पवन का कोई पता नहीं लगा। 16 सितंबर को पवन के भाई लवलेश बहादुर को उसके मोबाइल पर सोशल मीडिया के माध्यम से एक लाश की फोटो मिली। फोटो लवलेश के एक परिचित युवक ने भेजी थी। लाश की फोटो देखी तो लवलेश फफक कर रो पड़ा। फोटो पवन की लाश की थी। दरअसल पवन की लाश पीपा पुल के पास बेहटा घाट पर मिली थी। लवलेश के उस परिचित ने लाश देखी तो उसकी फोटो खींचकर लवलेश को भेज दी। जानकारी होते ही लवलेश घर वालों और गांव के कुछ लोगों के साथ बेहटा घाट पहुंच गया। लाश पवन सिंह की ही थी। पीपा पुल गोमती नदी पर बना था। गोमती के एक किनारे पर गांव ताला रुकनुद्दीनपुर था तो दूसरे किनारे पर बेहटा घाट। लेकिन बेहटा घाट थाना सुबेहा में नहीं, थाना असंद्रा में आता था। लवलेश ने 112 नंबर पर कॉल करके घटना की सूचना पुलिस को दे दी। कुछ ही देर में एसपी यमुना प्रसाद और 3 थानों असंद्रा, हैदरगढ़ और सुबेहा की पुलिस टीमें मौके पर पहुंच गईं। पवन के शरीर पर किसी प्रकार के निशान नहीं थे और लाश फूली हुई थी। एसपी यमुना प्रसाद ने लवलेश से आवश्यक पूछताछ की तो पता चला कि वह अपनी हीरो पैशन बाइक से घर से निकला था। बाइक पुल वव आसपास कहीं नहीं मिली। पवन वहां खुद आता तो बाइक भी वहीं होती। इसका मतलब था कि वह खुद अपनी मर्जी से नहीं आया था। जाहिर था कि उसकी हत्या करके लाश वहां फेंकी गई थी। पवन की बाइक की तलाश की गई तो बाइक कुछ दूरी पर टीकाराम बाबा घाट पर खड़ी मिली। यह क्षेत्र हैदरगढ़ थाना क्षेत्र में आता था। वारदात की पहल वहीं से हुई थी, इसलिए एएसपी यमुना प्रसाद ने घटना की जांच का जिम्मा हैदरगढ़ पुलिस को दे दिया। हैदरगढ़ थाने के इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिर लवलेश को साथ लेकर थाने आ गए। इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रघुवंशी ने लवलेश की लिखित तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध भादम्य की धारा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु की सही वजह पता नहीं चल पाई।
इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रघुवंशी के सामने एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा था। उन्होंने पवन सिंह की पत्नी शिम्मी उर्फ निशा और भाई लवलेश सिंह से कई बार पूछताछ की, लेकिन कोई भी अहम जानकारी नहीं मिल पाई। पवन के विवाह के बाद ही उसकी मां ने घर का बंटवारा कर दिया था। पवन अपनी पत्नी निशा के साथ अलग रहता था, इसलिए घर के अन्य लोगों को ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन केस का खुलासा नहीं हो पा रहा था। जब कहीं से कुछ हाथ नहीं लगा, तो इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रघुवंशी ने अपनी जांच पवन सिंह की पत्नी पर टिका दी। वह उसकी गतिविधियों की निगरानी कराने लगे। घर आने जाने वालों पर नजर रखी जाने लगी तो एक युवक उनकी नजरों में चढ़ गया। वह पवन सिंह के गांव का ही अजय सिंह उर्फ बबलू था। अजय का पवन के घर काफी आना जाना था। वह घर में काफी देर तक रुकता था। अजय के बारे में और पता किया गया तो पता चला कि अजय ने ही पवन सिंह से निशा की शादी कराई थी। निशा अजय की बहन की जेठानी की लड़की थी, यानी रिश्ते में वह अजय की भांजी लगती थी। पहले तो उनको यही लगा कि अजय अपना फर्ज निभा रहा है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो उन्हें दोनों के संबंधों पर संदेह होने लगा। इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रघुवंशी ने उन दोनों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। पता चला दोनों के बीच हर रोज काफी देर तक बातें होती थीं। दोनों के बीच जो रिश्ता था उसमें इतनी ज्यादा बात होना दाल में काला होना नहीं, पूरी दाल ही काली होना साबित हो रही थी। 7 फरवरी 2021 को इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रघुवंशी ने अजय को टीकाराम मंदिर के पास से और निशा को गांव अलमापुर में उसकी मौसी के घर से गिरफ्तार कर लिया। जिला बाराबंकी के सुबेहा थाना क्षेत्र के गांव ताला रुकनुद्दीनपुर में अजय सिंह उर्फ बबलू रहता था। अजय के पिता का नाम मान सिंह था और वह पेशे से किसान थे। अजय 3 बहनों में सबसे छोटा था। इंटर तक पढ़ाई करने के बाद अजय अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती करने लगा था। निशा उर्फ शिम्मी अजय की बड़ी बहन सुनीता की जेठानी की लड़की थी। शिम्मी के पिता चंद्रशेखर सिंह कोतवाली नगर क्षेत्र के भिखरा गांव में रहते थे। वह दिव्यांग थे। किसी तरह खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। निशा की एक बड़ी बहन और 2 बड़े भाई बबलू और मोनू थे। बबलू पंजाब में फल की दुकान लगाता था। मोनू सऊदी अरब काम करने चला गया था। निशा अलमापुर में रहने वाली अपनी मौसी के यहां रहती थी। हमउम्र अजय और निशा रिश्ते में मामा भांजी लगते थे। जहां निशा हसीन थी, वहीं अजय भी खूबसूरत नौजवान था। निशा ने 11वीं तक तो अजय ने इंटर तक पढ़ाई की थी। दोनों जब भी मिलते एक दूसरे के मोह पाश में बंध जाते। दोनों मन ही मन एक दूसरे को चाहने लगे थे, लेकिन रिश्ता ऐसा था कि वे अपनी चाहत को जता भी नहीं सकते थे। लेकिन चाहत किसी भी उम्र और रिश्ते को कहां मानती है। वह तो सिर्फ अपना ही एक नया रिश्ता बनाती है, जिसमें सिर्फ प्यार होता है। ऐसा प्यार जिसमें वह कोई भी बंधन तोड़ सकती है। दोनों बैठकर खूब बातें करते। बातें जुबां पर कुछ और होती, लेकिन दिल में कुछ और। आंखों के जरिए दिल का हाल दोनों ही जान रहे थे, लेकिन पहल दोनों में से कोई नहीं कर रहा था। दोनों की चाहत उन्हें बेचैन किए रहती थी। दोनों एक दूसरे के इतना करीब आ गए थे कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन प्यार के इजहार की नौबत अभी तक नहीं आई थी। आखिरकार अजय ने सोच लिया कि वह अपने दिल की बात निशा से करके रहेगा। संभव है निशा किसी वजह से कह न पा रही हो। अगली मुलाकात में जब दोनों बैठे तो अजय निशा के काफी नजदीक बैठा। निशा के दाहिने हाथ को वह अपने दोनों हाथों के बीच रखकर बोला, निशा, काफी दिनों की तड़प और बेचैनी का दर्द सहने के बाद आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कहकर अजय चुप हो गया। निशा अजय के अंदाज से ही जान गई कि वह आज तय करके आया है कि अपने दिल की बात जुबां पर लाकर रहेगा। इसलिए निशा ने उसके सामने अनजान बनते हुए पूछ लिया, ऐसी कौन सी बात है जो तुम बेचैन रहे और तड़पते रहे, मुझसे कहने में हिचकते रहे? अजय ने एक गहरी सांस ली और हिम्मत करके बोला, मेरा दिल तुम्हारे प्यार का मारा है। तुम्हें बेहद चाहता है, दिन रात मुझे चैन नहीं लेने देता। इसके चक्कर में मेरी आंखें भी पथरा गई हैं। आंखों में नींद कभी अपना बसेरा नहीं बना पाती। अजीब सा हाल हो गया है मेरा। मेरी इस हालत को तुम ही ठीक कर सकती हो। मेरा प्यार स्वीकार करके बोलो, करोगी मेरा प्यार स्वीकार? निशा बोली, मेरे दिल की जमीन पर तुम्हारे प्यार के फूल तो कब के खिल चुके थे,
लेकिन रिश्ते की वजह से और लज्जा के कारण मैं तुमसे कह नहीं पा रही थी। इसलिए सोच रही थी कि तुम ही प्यार का इजहार कर दो तो बात बन जाए। तुम भी शायद रिश्ते की वजह से हिचक रहे थे, तभी इजहार करने में इतना समय लगा दिया। निशा, ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई कि तुम भी मुझे चाहती हो और तुमने मेरा प्यार स्वीकार कर लिया। नाम का यह रिश्ता तो दुनिया का बनाया हुआ है, उसे हमने तो नहीं बनाया। हमारी जिंदगी है और हम अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेंगे ना कि दूसरे लोग। रिश्ता हम दोनों के बीच वही रहेगा जो हम दोनों बना रहे हैं, प्यार का रिश्ता। निशा अजय के सीने से लग गई। अजय ने भी उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। दोनों ने एक दूसरे का साथ पा लिया था, इसीलिए उनके चेहरे खिले हुए थे। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच शारीरिक रिश्ता भी कायम हो गया। समय के साथ दोनों का रिश्ता और प्रगाढ़ होता चला गया। दोनों जानते थे कि वे विवाह के बंधन में नहीं बंध पाएंगे, फिर भी अपने रिश्ते को बनाए रखे थे। निशा का विवाह उसके घर वाले कहीं और करें और निशा उससे दूर हो जाए, उससे पहले अजय ने निशा का विवाह अपने ही गांव में किसी युवक से कराने की ठान ली, जिससे निशा हमेशा उसके पास रह सके। पवन सिंह अजय के गांव ताला रुकनुद्दीनपुर में ही रहता था। पवन के पिता दानवीर सिंह चौहान की 2008 में मृत्यु हो चुकी थी। परिवार में मां शांति देवी उर्फ कमला और 3 बड़ी बहनें और 3 बड़े भाई थे। अजय ने निशा का विवाह पवन सिंह से कराने का निश्चय कर लिया। अजय ने इसके लिए अपनी ओर से कोशिशें करनी शुरू कर दी। इसमें उसे सफलता भी मिल गई। 2012 में दोनों परिवारों की आपसी सहमति के बाद निशा का विवाह पवन से हो गया। निशा मौसी के घर से अपने पति पवन सिंह के घर आ गई। विवाह के बाद पवन की मां ने बंटवारा कर दिया। पवन निशा के साथ अलग रहने लगा। इसके बाद पवन की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। पवन पिकअप चलाने लगा, लेकिन अधिक आमदनी हो नहीं पाती थी। जो होती थी वह उसे दारू की भेंट चढ़ा देता था। कालांतर में निशा ने एक बेटी शिवांशी और एक बेटे अंश को जन्म दिया। अजय ने भी निशा के विवाह के 1 साल बाद फैजाबाद की एक युवती जया से विवाह कर लिया था। जया से उसे एक बेटा था, लेकिन निशा और अजय के संबंध बदस्तूर जारी थे। पवन सिंह शराब का इतना लती था कि उसके लिए कुछ भी कर सकता था। एक बार शराब पीने के लिए पैसे नहीं थे तो पवन निशा के जेवरात गिरवी रखाया। मिले पैसों से वह शराब पी गया। वह जेवरात निशा को अजय ने दिए थे। पवन की हरकतों से निशा और अजय बहुत परेशान थे। अपनी परेशानी दूर करने का तरीका भी उन्होंने खोज लिया। दोनों ने पवन सिंह को दुबई भेजने की योजना बना ली। इससे पवन से आसानी से छुटकारा मिल जाता। उसके चले जाने से उसकी हरकतों से तो छुटकारा मिलता ही, साथ ही दोनों बेरोक टोक आसानी से मिलते भी रहते। निशा और अजय ने मिलकर अयोध्या जिले के भैलसर निवासी कलीम को 70,000 रुपए देकर पवन सिंह को दुबई भेजने की तैयारी की, लेकिन दोनों की किस्मत दगा दे गई। लॉकडाउन लगने के कारण पवन का पासपोर्ट और वीजा नहीं बन पाया। पवन सिंह को दुबई भेजने में असफल रहने पर उससे छुटकारा पाने का दोनों ने दूसरा तरीका जो निकाला वह था पवन की मौत। अजय ने निशा के साथ मिलकर पवन सिंह की हत्या की योजना बनाई। 13 सितंबर को अजय ने पवन से कहा कि वह बहुत अच्छी शराब लाया है, उसे कल पिलाएगा। अच्छी शराब मिलने के नाम से पवन की लार टपकने लगी। अगले दिन 14 सितंबर की रात 9 बजे पवन सिंह अपनी बाइक से अजय के घर पहुंच गया। वहां से अजय उसे टीकाराम बाबा के पास वाले तिराहे पर ले गया। अजय ने वहां उसे 2 बोतल देशी शराब पिलाई। पिलाने के बाद वह उसे पीपा पुल पर ले गया। वहां पहुंचते पहुंचते पवन बिल्कुल अचेत हो गया। अजय ने उसे उठाकर गोमती नदी में फेंक दिया। उसके बाद वह घर लौट गया, लेकिन अजय और निशा की होशियारी धरी की धरी रह गई और दोनों पकड़े गए। आवश्यक कागजी खानापूर्ति करने के बाद इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रघुवंशी ने दोनों को न्यायालय में पेश कर दिया। वहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना, किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना बिल्कुल नहीं था। हमारा उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना, सचेत करना और सतर्क रहने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।